एलेविन जेम्स उर्फ ईजे, जो कि एक फ्रीलांसर है। उन्होंने अपना घर एयरबीएनबी पर लिस्ट किया क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर बाहर जा रही थी, जिसके चलते उन्होंने सोचा चलो इसी बहाने कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो कि उनको बर्बाद करके रख देगा। ईजे ट्रिप से वापस लौटती है। वो देखती है कि उनका पूरा घर तहस नहस हो चुका है। जो एयरबीएनबी का गेस्ट उनके घर में रह रहा था उसने पूरे घर में तोड़फोड़ कर रखी थी। इतना ही नहीं, ईजे ने खुद अपने ब्लॉग में लिखा है कि वो एयरबीएनबी का गेस्ट इनका पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, ग्रैंडमदर की ज्वेलरी, लैपटॉप, कैमरा सब कुछ लेकर चला गया है। ईजे बेचारी हताश। उन्होंने एयरबीएनबी में कंप्लेन किया। उनके फाउंडर का सिंपल सा जवाब आता है, वी हैव रियली स्क्रूड थिंग्स अप। सच में आपके साथ बहुत बुरा हुआ एंड वी आर रियली सॉरी अबाउट इट। बस। और ऐसा एयरबीएनबी में पहली बार नहीं हुआ, बहुत सारे केसेस आपको सुनने को मिल ही जाएंगे। सो द क्वेश्चन इज, ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी आज कैसे ये कंपनी पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पर राज कर रही है, और क्या है इसके पीछे की इनसेन स्टोरी जो कि हम आम जनता को अभी तक मालूम ही नहीं है। सो जानेंगे बिगिनिंग टू एंड ऑफ एयरबीएनबी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। I felt this was happening to someone else. This couldn't be real. Old Montreal that killed 7 people, most of them renting illegal Airbnbs, put a sharpened focus on short-term rental platforms. तो एक कहानी की शुरुआत होती है साल 2008। पूरा यूएस लेमन ब्रदर के क्राइसिस में डूबा हुआ था। लगभग 2.9 मिलियन लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठे थे, मानो पूरा यूएस थम सा गया हो। और वही ब्रेन चेस्की और जो गेबन, इस रिसेशन ने इन दो इंटीरियर डिजाइनर को भी नहीं छोड़ा और बस रातों रात इनके टेनेंट ओनर ने 25% से इनके घर का रेंट बढ़ा दिया। ये सोचने लगे भाई इतना रेंट चुकाएंगे कैसे। और इंसिडेंटली जहां ये रहते थे सैन फ्रांसिस्को, वहीं एक पॉपुलर डिजाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें लाखों लोगों ने अलग अलग सिटीज से इसमें पार्टिसिपेट किया, वो भी बस एक दिन के लिए, जिसके चलते वहां के होटल्स पूरी तरीके से फुल हो चुके थे, कहीं कोई रहने की जगह नहीं। तब ब्रेन ने सोचा यार हमारा हॉल का स्पेस तो वैसे भी खाली ही रहता है, क्यों ना इसे ही रेंट पर चढ़ा दे, कुछ पैसे तो आ जाएंगे। उन्होंने झट से एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम रखा एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट, जिसमें उनका आइडिया ये था कि हम आपको रात को सोने के लिए जगह देंगे और सुबह होते ही आपको सुबह का ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करेंगे, वो भी अफोर्डेबल रेट पर। यह आइडिया लगभग फेल ही हो चुका था, लेकिन कैसे ना कैसे 3 लोग को ये सर्विस पसंद आती है और वो वेबसाइट के जरिए ब्रेन के घर पहुंचते हैं। इन 3 लोगों में जिसमें कि 1 मेल और 2 फीमेल शामिल थी, ये 3 लोग इनके पहले कस्टमर बने। अगली सुबह इन्होंने $80 का रेंट दिया और अलविदा कहा। ब्रेन ने बोला अरे यार ये तो सही है, इसमें कम से कम हमारा रेंट का पैसा तो रिकवर हो रहा है। बट लेटर ऑन इन्हें ये रियलाइज हुआ कि ये हमारा बिग आइडिया नहीं बन सकता। Air Bed and Breakfast was not the big idea. We thought it would pay the rent. So we had enough time to think of the big idea. ऑब्वियस सी बात है, एक सिंगल रूम से वो कितनी ही सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। इसी से आता है इनका दूसरा आइडिया कि भाई हमारे जैसे हमारे स्टेट में और भी कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास खाली स्पेस पड़ी होगी। अगर हम इनको भी अपने साथ जोड़ ले और इनको भी बोले कि आप भी अपनी खाली स्पेस को रेंट पर देकर पैसा कमा सकते हो। इस सिंपल आइडिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने अपने रूममेट नेथन को कंपनी में ज्वाइन करने का ऑफर दिया। नेथन एक बेस्ट कोडर था। उसने सबसे पहले इनके लिए एक अच्छी सी वेबसाइट बनाई थी, एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट नाम की, और इस बार इस वेबसाइट में उन्होंने होस्ट का ऑप्शन भी रखा। इट मीन्स कोई और भी व्यक्ति अपना घर रेंट पर चढ़ा सकता है। लेकिन ये आइडिया इनका बुरी तरीके से फ्लॉप रहा। इस होस्ट का ऑप्शन केवल सिर्फ 2 लोगों ने ही यूज किया, जिसमें कि एक ब्रेन खुद भी था। और इसका सिंपल सा रीजन था रिस्क, कि भाई कोई क्यों अपने घर में किसी अनजान व्यक्ति को रहने के लिए जगह देगा, वो भी बस 1 नाइट के लिए। आप दोगे क्या? नहीं ना। अब ब्रेन पूरी तरीके से हिम्मत हार चुके थे, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि उनके यहाँ ओबामा की स्पीच होने वाली है, जिसमें कि 75,000 से भी ज्यादा लोग शामिल होने वाले थे। उन्होंने डिसाइड किया चलो एक लास्ट टाइम ट्राई करके देखते हैं, शायद काम कर जाए। एंड इट रियली वर्कड। उन्होंने फिर से इसे रीलॉन्च किया, लेकिन इस बार वेबसाइट का नाम रखा एयरबीएनबी। कॉन्फ्रेंस होने से ठीक पहले इन्होंने बहुत सारे जर्नलिस्ट से कांटेक्ट किया और उन्हें बोला कि आप हमारी स्टोरी को कवर कीजिए। कई सारी न्यूज़पेपर ने उनकी स्टोरी को कवर किया और पब्लिश भी किया, जिसके चलते उन्हें अच्छी खासी पब्लिसिटी मिल गई। और ठीक कॉन्फ्रेंस से पहले हजारों लोगों ने अपना घर इनकी वेबसाइट पे लिस्ट किया।
ट्रैफिक इतना ज्यादा हो चुका था कि वेबसाइट क्रैश हो गई। पेपैल ने इन्हें तुरंत बैन कर दिया क्योंकि भाई मानो पेमेंट की झड़ी लग चुकी थी। इन तीनों ने सोचा अब हमारी गाड़ी चल पड़ी है, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या थी। इन्हें पता चलता है कि लोग हमारा वेबसाइट तभी यूज करते हैं जब कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस हो या फिर कोई ना कोई इवेंट हो, ना कि पूरे साल। इससे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जो भी इनका होस्ट था वो इनसे काफी नाराज रहने लगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि भाई उसके पास किराएदार कभी कभार आते थे, बाकी टाइम उनका घर खाली ही रहता था। और साथ ही साथ इसके चलते कंपनी चलाने के लिए बहुत ही कम कैश बची थी। तब इनके एक फ्रेंड ने इन्हें एंजल इन्वेस्टर को अपना आइडिया पिच करने की सलाह दी। इन्होंने बोला, एंजल वो क्या होता है? He told me that there were these people called angels. And the first thing I thought was, oh my god, this guy's insane, he believes in angels. तब इनके दोस्त ने इन्हें समझाया, एंजल मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो तुम्हें पैसा देगा तुम्हारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और उसके बदले वो तुम्हारी कंपनी का कुछ हिस्सा लेगा। ब्रायन को समझ में आ गया। सो ब्रायन डिफरेंट एंजल के पास जाकर अपना आइडिया पिच करते। जिनके पास भी वो जाते वो इनका आइडिया सुनते ही इनके ऊपर हंस पड़ता। क्या अपना घर रेंट पर देना है, वो भी किसी स्ट्रेंजर को एक रात के लिए? क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये आइडिया इन्वेस्टर को बेहद ही भद्दा और रिस्की सा लग रहा था। कईयों ने तो आइडिया सुनने तक के लिए मना कर दिया। लेकिन एक दिन ये अपना पिच लेकर वाई कॉम्बिनेटर के पास पहुंचे। वाई कॉम्बिनेटर ने भी इनसे वही सवाल पूछा कि भाई कोई क्यों किसी अजनबी को अपने घर पर रहने के लिए जगह देगा। और दूसरा सवाल इन्होंने ये पूछा कि कोई अजनबी क्यों किसी दूसरे के घर पर रहना पसंद करेगा। ब्रेन और उसके साथियों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बट ब्रेन और उसके साथियों ने जब अपनी स्टोरी सुनाई तब इन्वेस्टर ने कहा, यू गाइज आर लाइक कॉकरोचेस, यू जस्ट वॉजेंट टू डाई, आई लाइक इट। चलो तुम पर एक दाव खेलते हैं। ये कहकर उन्होंने एयरबीएनबी में कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए। remember calling my mom like, Mom, I'm a cockroach, I got in. So that's how we got into Y Combinator, and that kind of was a turning point for us. और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोल दिया कि हम तुम पर पैसा लगा रहे हैं, ना कि तुम्हारे आइडिया पर, क्योंकि आइडिया तो कभी भी बदला जा सकता है। बट जैसे ही ये खबर न्यूज में आई कि वाई कॉम्बिनेटर ने एयरबीएनबी में पैसा इन्वेस्ट किया है, ऐसा सुनते ही मानो दूसरे इन्वेस्टर ने कंपनी में पैसों की बारिश ही कर दी हो। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उन इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा था कि भाई वाई कॉम्बिनेटर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, कुछ तो खास जरूर देखा होगा कंपनी में। उन्होंने भी पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब अचानक एयरबीएनबी के पास ढेर सारे पैसे आ गए थे। इसके बाद तो मानो इन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और एयरबीएनबी अब हिस्ट्री क्रिएट कर चुकी थी। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इन दी वर्ल्ड। आज एयरबीएनबी की साइट पर लगभग 6 मिलियन रूम्स लिस्ट है अक्रॉस 81,000 सिटीज इन दी वर्ल्ड। लेकिन आपको तो पता ही है, जब एक कोई सफल होने लगता है तो 1000 लोग उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एयरबीएनबी के साथ भी हुआ। इनकी सफलता देखकर 6 और कॉपी कैट मार्केट में उतर गए थे, जैसे कि वेबसाइट लाइक काउचसर्फिंग, होमअवे, क्रैगलिस्ट। बट एयरबीएनबी की स्ट्रेटजी के सामने इनकी एक ना चली। तो कौन से हैं वो पावरफुल बिजनेस स्ट्रेटजी जिसके कारण एयरबीएनबी ने इतना बड़ा अपना एम्पायर बिल्ड किया है? तो इसमें पहला है पार्टनर विथ होस्ट। यानी एयरबीएनबी का जो रूम ओनर था, इट मींस होस्ट, वो अपने घर का ठीक ढंग से पिक्चर नहीं ले पाता था, जिसके चलते रूम रेंट पर चढ़ता ही नहीं था। तो एयरबीएनबी ने अपनी तरफ से एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को भेजा ताकि घर के पिक्चर को हाई क्वालिटी में ले लिया जाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि रूम बुकिंग सडनली इंक्रीज होने लगी। लेकिन इनके कंप्यूटर कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे थे, जिसके कारण उनको एक एडवांटेज मिला। दूसरा है ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस। एयरबीएनबी अपने कस्टमर के लिए इतना ग्रेट एक्सपीरियंस क्रिएट करती है कि जिससे वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे ही नहीं। जैसे कि मोबाइल खोला, 3 क्लिक एंड रूम बुक। रियली? यस। दूसरा ये कि रूम बुक होने के बाद टेनेंट का पैसा सीधे रूम ओनर के पास विदाउट कटिंग एनी कमीशन चला जाएगा। और तीसरा है सेफ्टी। एयरबीएनबी अपने सेफ्टी को लेकर बहुत इंपल्सिव है, और इसीलिए हाल में ही उन्होंने एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम रेडी किया है, जो कि कस्टमर के बिहेवियर के बेसिस पे रिजल्ट देती है। जैसे कि कस्टमर के नाम पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, अगर कस्टमर ने पास्ट में कोई हमसे सर्विस ली थी तो वहाँ पे उसका बिहेवियर कैसा था। इन सभी चीजों को एनालाइज करने के बाद ही रूम की बुकिंग की जाती है। और अगर इन सभी चीजों में एआई को ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, तो उसी वक्त उसी समय रूम की बुकिंग कैंसिल कर देता है। चौथा है लिव लाइक अ लोकल। इट मीन्स एयरबीएनबी ने फोकस किया कि हमारा एक्चुअल कस्टमर है कौन। तो वो थे ट्रेवलर्स, जिन्हें शॉर्ट टाइम में रहने के लिए जगह चाहिए थी, जिसके लिए या तो वो होटल का यूज करते या तो एयरबीएनबी का। बट होटल में एक प्रॉब्लम था,
कि वहाँ घर जैसा खाना और घर जैसा माहौल बिल्कुल भी नहीं मिलता। यहाँ एयरबीएनबी गेम चेंजर साबित हुआ। जब कोई गेस्ट एयरबीएनबी में रूम बुक करता है तो वो किसी दूसरे के घर में रहने जा रहा है, ना कि किसी होटल में, जिसके कारण उसे घर जैसा माहौल और खाने की तो टेंशन ही नहीं। और ये सारी चीजें अच्छी तरीके से हो, इसके लिए एयरबीएनबी रूम ओनर को यानी कि होस्ट को अच्छे तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि कैसे गेस्ट का वेलकम करना है, कैसे उसे ट्रीट करना है, जिसके कारण कस्टमर को घर जैसा फील आ सके। सो बहुत हो गया, एयरबीएनबी ये करता है, वो करता है, ऐसा है वैसा है, लेकिन क्या सच में एयरबीएनबी पैसा भी कमाता है या नहीं? और कमाता है तो कैसे कमाता है? इट मीन्स एयरबीएनबी का आखिर में बिजनेस मॉडल क्या है? सो इंटरेस्टिंगली एयरबीएनबी के पास ना तो खुद का कोई घर है, ना ही कोई प्रॉपर्टी, और ना ही वो किसी चीज को मैनेज करती है। ये तो बस नोट छापती है। मतलब कि एयरबीएनबी एक सिंपल सा ऐप है जो कि किसी टेनेंट को रूम ओनर के साथ मिलाने का काम करता है। और अगर इससे भी सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो मान लीजिए कि आप अपना कोई रूम रेंट पर चढ़ाना चाहते हैं। आप वो रूम सिंपली एयरबीएनबी पर लिस्ट कर दीजिए। अगर कोई बायर आपके रूम में इंटरेस्टेड है तो वो आपका रूम बुक करेगा। जैसे वो आपका रूम बुक करता है तो एयरबीएनबी आपको डायरेक्टली इन्फॉर्म करेगी, बताएगी। इसके बदले एयरबीएनबी आपसे यानी कि रूम ओनर से 50 से 20% का कमीशन और बायर से भी 15 से 20% का कमीशन चार्ज करती है, जिससे कि वो तगड़े पैसे छाप रही है। और इसी में दूसरा ये है कि एयरबीएनबी अपने ऐप पर ऐड डालने का भी पैसा चार्ज करती है। तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर किसी रूम ओनर को अपना हाउस इस ऐप में सबसे टॉप पर दिखाना है तो इसके लिए भी एयरबीएनबी पैसे चार्ज करती है। और आज अगर इनकी टोटल रेवेन्यू की बात करें तो अराउंड 8.1 बिलियन डॉलर, मतलब कि 6000 करोड़ से भी ज्यादा। और इनका नेट इनकम है 1.5 बिलियन डॉलर। तो एयरबीएनबी आजकल अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहा है। तो ये थी डिटेल केस स्टडी ऑफ एयरबीएनबी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डिटेल रिसर्च करना, स्क्रिप्ट राइटिंग, थंबनेल बनाना, वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत टाइम लगता है। हमारे दिन रात एक हो जाते हैं। सो हमारी एफर्ट के लिए और आपको ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट सबसे पहले मिलते रहे, उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। मैं मिलता हूं तब तक के लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहिएगा और हंसते रहिएगा।